मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की जो पैथोलॉजीज है वो आज हम पढ़ेंगे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एमएसके सिस्टम है इंटीग्रेटेड न्यूरल कम्युनिकेशन इनेबल लोकोमोशन बाय ह्यूमन बॉडी। ये उसके फंक्शंस बताए गए हैं कि जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है और जो न्यूरल कम्युनिकेशन होती है मसल्स और नर्वस सिस्टम के दरमियान उससे इंसान जो है इस काबिल होता है कि वो मूवमेंट कर सके। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड फुलक्रम एंडेवर्स अगेंस्ट मसल्स कंट्रैक्शन टू अलाउ मूवमेंट्स। कहते हैं जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें बहुत सारे फुलक्रम हैं। फुलक्रम जो सेंटर ऑफ मूवमेंट होता है, लीवर्स हैं और वो मसल्स के अगेंस्ट प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, और वो क्या करते हैं कि अलाउ करते हैं मूवमेंट्स वगैरह होने देते हैं। बोन्स आर क्रिटिकल फॉर मिनरल्स हेमोस्टेसिस स्पेशली कैल्शियम। और इसी तरह बोन्स हैं हमारी स्केलेटल सिस्टम में जो कैल्शियम की हेमोस्टेसिस यानी कि कंट्रोल में मदद करते हैं। प्रोटेक्ट्स विजरा, और ऐसे स्केलेटल सिस्टम ने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है एंड सप्लाई कंड्यूसिव टू बोथ हेमोपोietic एंड मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। और कहते हैं कि ये एक ज़रिया है क्योंकि इसमें हेमोपोietic सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं ना, जो मतलब स्टेम सेल्स जो होते हैं जिसको हम कहते हैं खून के अंदर जो है तो बोन मैरो होता है। और वो जो बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है ना, तो वो क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स बनाता है, हमारे ब्लड के सेल्स बनाता है, उसको हेमोपोietic कहते हैं। ठीक है, तो हेमोपोietic सेल्स यानी स्टेम सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि फिर मैच्योर होके फर्दर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, अब बोन्स क्या है, 206 इन ह्यूमन बॉडी बोन्स हैं, 35% ऑर्गेनिक से बने हुए हैं बोन और 65% ऑर्गेनिक, 99% बॉडी कैल्शियम, 85% फॉस्फोरस और 65% सोडियम और मैग्नीशियम बॉडी का इसमें प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ बोन सेल्स। अब ऑर्गेनिक में क्या क्या चीज़ें हैं, बोन सेल्स और प्रोटीन से बना हुआ ऑस्टियोइड यानी स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट्स कौन कौन से सेल्स हैं, अब एक ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ऑस्टियोसाइट्स हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं और ऑस्टियोक्लास्ट बोन डाइजेस्टिंग सेल्स हैं जो बोन को खाएंगे। अंडरगो कंटिन्यूअस रिमॉडलिंग, तो इससे ज़ाहिर होता है कि दोनों सेल्स हैं, तो हमारी बोन की हर वक्त रिमॉडलिंग होती रहती है। ठीक है, चेंजेस आती रहती है हमारी बोन में, न्यू बनते हैं सेल्स, पुराने ख़त्म होते हैं, तो ये रिमॉडलिंग जारी रहती है। जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने बोन्स को यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा रिमॉडलिंग होती है। मसल्स हैं 3 टाइप के, एक है स्केलेटल, दूसरा स्मूथ, तीसरा कार्डिक। स्केलेटल मसल 40 to 45% टोटल बॉडी वेट बनाते हैं हमारा। वॉलेंट्री हैं, जब हम चाहेंगे तो हम हाथ हिलाएंगे, वॉलेंट्री है और स्ट्राइएटेड है, कंट्रोल बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्मूथ मसल जो है वो इनवॉलेंट्री हैं जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। स्ट्राइएटेड है और इसको कंट्रोल करने वाला है ईएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमें पता नहीं होता और वो इनवॉलेंट्रीली कंट्रोल होता रहता है ये सारा। इसी तरह कार्डिक मसल जो है वो भी इनवॉलेंट्री स्ट्राइएटेड है और ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जेनेटिक एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स, अब 2 किस्म के डिसऑर्डर होते हैं, एक डेवलपमेंटल होते हैं, एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, डाउन सिंड्रोम, स्कोलियोसिस, काइफस स्कोलियोसिस, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, यूटोटिकोलिस ऑफ स्पार्सली, ये सारे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले डाउन सिंड्रोम है, न्यूरो डेवलपमेंटल सिंड्रोम नेम फॉर जॉन लैंडन हैरन डाउन हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द फिजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन 1862। कहते हैं कि ये एक साइंटिस्ट है, उसने हमें बताया था कि डाउन सिंड्रोम में उसकी फिजिकली और बिहेवियर कैसी चेंजेस आती हैं, इस वजह से उसका नाम डाउन सिंड्रोम पड़ गया। इसमें होता क्या है, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी वैसे तो होना चाहिए कि 2 कॉपीज हों, बट इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है 21 क्रोमोसोम की, 47 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, नॉर्मली 46 होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा कॉपी है 21 वाले की। टाइप्स 90 to 95% फुल ट्राइसोमी फ्रॉम नॉन डिसजंक्शन ऑफ मैटरनल ओरिजिन ड्यूरिंग मियोसिस। कहते हैं अब एक तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है 90-95%। नॉन डिसजंक्शन क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जब भी मेयोसिस होती है यानी कि जो हमारे जर्म सेल्स हैं, जब बच्चा बन रहा होता है तो जर्म सेल्स में से बनता है, तो मदर की क्रोमोसोम और फादर की मिलते हैं और फिर दोबारा से डिवाइड होते हैं। ठीक है, उसकी तरफ
कॉपीज़ बना के और फिर डिवाइड हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नॉन डिसजंक्शन हो जाती है, वो अलहदा नहीं हो पाता, डिसजंक्ट नहीं हो पाता और एक ही जगह पे रह जाता है, तो एक्स्ट्रा एक कॉपी वहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये 90 to 95% नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। 2 to 4% ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब एक जगह से हट के जब कोई चीज़ दूसरी जगह लग जाए हमारे जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, यूजुअली 13 और 15 और 21 to 22 कहते हैं। यूजुअली ट्रांसलोकेशन 13 और 15 नंबर क्रोमोसोम और 21 और 22 के दरमियान में होती है। तीसरा क्या है, 2 to 4% मोसिज्म। मोसिज्म भी नॉन डिस्टिंक्शन है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जब हो टू डिफरेंट सेल लाइंस में, तब उसको हम मोसिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मोसिज्म। रिस्क फैक्टर्स एडवांसिंग मैटरनल एज, कहते हैं कि किस वजह से ये ज़्यादा होती है डाउन सिंड्रोम। एडवांसिंग मैटरनल एज, मदर की एज जितनी ज़्यादा होती जाती है उसके डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ते जाते हैं। रेडिएशन के लिए एक्सपोज होती है वो औरत। हैविंग हैड वन चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, उसका एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का है ऑलरेडी। बीइंग कैरियर ऑफ जेनेटिक ट्रांसलोकेशन, और हो सकता है कि वो फीमेल जो है बीइंग कैरियर्स, फीमेल या मेल जो है वो कैरियर है, मतलब उसके ऊपर तो ये बीमारी असर नहीं हुई, उसमें वो कैरियर है, मतलब वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को ये चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उनमें फिर ये बीमारी शो भी होगी। ठीक है, फिजिकल फीचर्स क्या है डाउन सिंड्रोम के बच्चों की? स्लैंटी आईज होते हैं, स्मॉल ईयर्स, फ्लैट नोज, प्रोट्रूडिंग टंग, टाइनी वाइट स्पॉट इन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, शॉर्ट नेक, स्मॉल हैंड्स एंड फीट। साइमन क्रीज होती है उनकी, यहाँ एक ही क्रीज होती है हाथ में, जिसको साइमन क्रीज कहते हैं। शॉर्ट स्टेचर, लूज जॉइंट्स, वीक मसल टोन। ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। अबाउट हाफ ऑफ द बेबीज विद डाउन सिंड्रोम आर बोर्न विद हार्ट डिफेक्ट दैट मे नीड सर्जरी। हियरिंग विजन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या, स्टेनोसिस, कोई जगह ब्लॉक हो, या रिफ्लक्स हो उसको, एसिड रिफ्लक्स वगैरह, सीलिएक डिजीज़ हो उसको, सीलिएक डिजीज़ में एलर्जीज होती हैं पीनट्स वगैरह से। ओबेसिटी, ओबेसिटी भी ओबेस होते हैं अक्सर डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं। और ब्रीथिंग इश्यूज हो सकती हैं, जैसे स्लीप एपनिया, सोते वक्त सांस बंद हो जाना, एस्थमा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अंडर एक्टिव थायराइड, उनका थायराइड अंडर एक्टिव होता है, उनका मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो होता है। सीजर्स हो सकते हैं। चाइल्डहुड ल्यूकीमिया हो सकता है बचपन से, मतलब चाइल्डहुड ल्यूकीमिया का मतलब बच्चों में जब वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। अर्ली ऑनसेट डायमेंशिया, और उनमें भूले की जो बीमारी है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है उम्र में। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम डाउन सिंड्रोम की? ज़ाहिर है कैरियोटाइपिंग करेंगे जिसमें क्रोमोसोम्स गिने जाते हैं। स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हम इसको स्क्रीन आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नकल थिकनेस के ज़रिए कितनी नकल थिकनेस है, अल्ट्रासाउंड, BHCG, पैप, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लेसेंटल प्रोटीन टेस्ट, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पता करने के लिए। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में पता करने के लिए AFP, अल्फा फिटोप्रोटीन, एस्ट्राडियोल, DEC, इनबिन, बीटा HCG वगैरह। इससे पता चल जाता है कि इस बच्चे में कोई जेनेटिक बीमारी है कि नहीं। इसके बाद क्या है, स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर को कहते हैं स्पाइन की। इट इज़ मोस्ट ऑफन डायग्नोज इन चाइल्डहुड और अर्ली एडोलसेंस, कहते हैं कि ये बचपन में या फिर एडल्ट स्टेज पे ही डायग्नोज होता है ज़्यादातर। लिटरल डेविएशन मोर देन 10 डिग्री इन द कोरोनल प्लेन एज मेजर्ड बाय द कॉब एंगल, कहते हैं कि तकरीबन मोर देन 10 डिग्री अगर हो, और ये हम कैसे मेजर करते हैं, कॉब एंगल से। और द डिग्री ऑफ कर्वेचर इज मेजर्ड ऑन द कोरोनल प्लेन, और कोरोनल प्लेन में ये डेविएशन आती है। स्कोलियोसिस एक्चुअली मोर कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है ये कोरोनल प्लेन जो वर्टिकल प्लेन होता है, जो हेड से फुट की तरफ पैरेलल टू द शोल्डर्स प्रेजेंट होता है, बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। सैजिटल प्लेन राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। और जो एक्सियल प्लेन होता है, एक्सियल प्लेन पैरेलल होता है, पैरेलल टू द ग्राउंड एट राइट एंगल टू द कोरोनल एंड सैजिटल। ठीक है, और एक्सियल प्लेन को हम ट्रांसवर्स प्लेन भी कह सकते हैं। इसके बाद क्या है, कंजेनिटल। कंजेनिटल
और न्यूरोमस्कुलर और इडियोपैथिक 3 टाइप्स की स्कोलियोसिस है। एक कंजेनिटल स्कोलियोसिस रिजल्ट्स फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजिकल मालफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर वर्टेब्रा। कहते हैं कि कंजेनिटली स्कोलियोसिस कैसे हो गई है। जब वो बच्चा बन रहा था एम्ब्रियो में क्या हो गया था, मालफॉर्मेशन हो गई थी एक या ज़्यादा वर्टेब्रा की एंड मे अकर इन एनी लोकेशन ऑफ द स्पाइन। कहते हैं कि अगर कोई मालफॉर्मेशन हो जाए एक या ज़्यादा वर्टेब्रा की और मतलब कहीं पे भी हो सकता है स्पाइन में, वर्टेब्रल abnormalities causes curvature and other deformities of the spine, and because one area of the spinal column lengthens at a slower rate than the rest। कहते हैं ये abnormality कैसे आ जाती है, क्योंकि एक एरिया स्पाइनल कॉलम का ज़्यादा रेट के साथ ग्रो कर रहा होता है और दूसरा कम रेट के साथ ग्रो कर रहा होता है, तो वो एक कर्व सा बन जाता है। ठीक है, the geometry and location of abnormalities determine the rate at which the scoliosis progresses in magnitude as the child grows। कहते हैं कि जो भी कि मतलब कितनी ज्योमेट्री का मतलब कितने एंगल वाली स्कोलियोसिस है या कौन सी जगह पे है। ठीक है, इससे पता चलता है कि स्कोलियोसिस जो है तो कितना ख़तरनाक हो सकते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। बिकॉज दीज एबनॉर्मेलिटीज आर प्रेजेंट एट बर्थ, और क्योंकि कंजेनिटल स्कोलियोसिस है तो एट बर्थ ही प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरा ये कि कंजेनिटल स्कोलियोसिस डिटेक्टेड एट अ यंगर एज, जल्दी ही पता चल जाता है इस चीज़ का, यंगर एज में ही पता चल जाता है। ठीक है, इसमें बस सिंपल क्या है कि कंजेनिटली जब वो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है तो उसका जो एक साइड है स्पाइनल कॉलम को वो ज़्यादा रेट पे ग्रो करता है या स्लोअर रेट पे ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। तो जो ज़्यादा रेट पे ग्रो कर रहा होगा तो वो बड़ा हो जाएगा और उसके अपोजिट वाला छोटा रह जाएगा, तो वो कर्व ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये कंजेनिटली। और न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम से कैसे स्कोलियोसिस आती है, ड्यू टू neuromuscular diseases such as cerebral palsy, spinal cord trauma, जब CP के पेशेंट हो या स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा हो जाए। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हो सकता है स्कोलियोसिस हो, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एंड स्पाइना बाइफिडा। दिस टाइप ऑफ स्कोलियोसिस जनरली प्रोग्रेस मोर रैपिडली देन इडियोपैथिक स्कोलियोसिस एंड रिक्वायर सर्जिकल ट्रीटमेंट। ज़ेर न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो इसका ये कि मतलब इसका हमें और कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये ऐसी डिजीज़ेज़ हैं कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ेज़ हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। इसके बाद है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक बाहर किसी वजह के, ये 80% ऑफ द केसेस में इडियोपैथिक है। एडोलसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस को हम कहते हैं, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कोलियोसिस है और ये प्यूबर्टी एज में ज़्यादातर पता चलता है। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं स्कोलियोसिस के ओवरऑल, शोल्डर्स आर अनइवन, शोल्डर बराबर नहीं होंगे दोनों, एक नीचे एक ऊपर। वन और बोथ शोल्डर ब्लेड्स में स्टिक आउट, हो सकता है एक शोल्डर ब्लेड यानी कि स्केपुला या दोनों बाहर की तरफ मुड़े हुए हों, स्टिक आउट। हेड इज़ नॉट सेंटर डायरेक्टली अबाउट द पेल्विस, उसका हेड उसके पेल्विस के बिल्कुल ऊपर नहीं होगा, टिल्टेड हो सकता है। वन और बोथ हिप्स आर रेज्ड, हिप रेज होगा ज़ाहिर जिस साइड स्कोलियोसिस होगी, अनयूजुअली हाई होगा एक साइड। ठीक है, और रिब केजेस आर डिफरेंट हाइट्स, रिब केज भी एक हाइट पे नहीं होंगे। वेस्ट इज़ अनइवन, जो उसकी वेस्ट है बेली है वो एक अनइवन होगी। अपीयरेंस और टेक्सचर ऑफ स्किन ओवरलाइंग द स्पाइन चेंजेस। कहते हैं कि जो उसकी स्किन होगी उसके स्पाइन के पीछे से जब हम देखेंगे उसकी स्किन पे डिम्पल्स, हेयरी पैचेस होंगी, कलर एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। ठीक है, एंटायर बॉडी लीन्स टू वन साइड, और पूरी बॉडी एक साइड पे लीनिंग की तरफ जा रही होगी और बैक एक के साथ आएगा वो बंदा। ये थी स्कोलियोसिस। दूसरी है कि स्काइफोस्कोलियोसिस क्या है। डेविएशन ऑफ नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन द सैजिटल एंड कोरोनल प्लेन कैन इंक्लूड रोटेशन ऑफ द स्पाइनल एक्सिस। इसमें अब दोनों साथ में आ जाते हैं, कोरोनल प्लेन में भी कर्वेचर ख़राब हो गया और सैजिटल प्लेन में ख़राब हो गया, यानी कि काइफोटिक भी है और स्कोलियोटिक भी है। इसका मतलब कि रोटेट हो गई है उसकी स्पाइन अपनी जगह से। अपर बैक लुक्स ओवरली राउंडेड, अपर बैक राउंडेड नज़र आएगी जैसे काइफोटिक कर्व होता है। एंड द कर्वेचर कैन मेक पीपल लुक हंच्ड और स्लाउचिंग, वो लोग ऐसे नज़र आएंगे जैसे हंच बैक है उनके पीछे से, क्योंकि वो ऐसे पूरा बाहर की तरफ निकला, वो कपड़ा जो होता है उनकी ऐसे नज़र आती है ना। स्कोलियोटिक भी होती है, काइफोटिक भी होती है। पीपल समटाइम कॉल इट हंच बैक और राउंड बैक।
मोस्ट कॉमनली इन द रीजन ऑफ द thoracolumbar, ज़्यादातर thoracolumbar स्पाइन में ये हो जाता है काइफोस्कोलियोसिस, लेकिन सर्वाइकोथोरैसिक में भी हो सकता है। अच्छा, फिर क्या है कंजेनिटल कॉजेज रिजल्ट फॉर द malformation और सेगमेंटेशन ऑफ द स्पाइन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कहते हैं कि जब स्पाइन के सेगमेंट्स बन रहे होते हैं उस टाइम में मसला आ जाए तो ये कंजेनिटल कॉजेज बता रहे हैं। मे बी एसोसिएटेड विद स्पाइनल कॉर्ड और यूरिनरी abnormalities कंजेनिटली। डिफेक्ट्स में भी इंक्लूड रिब abnormalities, एब्सेंट वर्टेब्रा और हेमीवर्टेब्रा। यह कहते हैं कि रिब्स उसकी ठीक नहीं बनी कंजेनिटली, या एक वर्टेब्रा या दो एब्सेंट हैं, या फिर आधे आधे वर्टेब्रा हैं, तो इन वजूहात से भी काइफोस्कोलियोटिक हो सकता है वो बंदा। सेकेंडरी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, मतलब इनडायरेक्ट जो कॉजेज़ है, डिजेनरेटिव एंड सेनाइल चेंजेस, डिजेनरेशन हो जाए उसकी स्पाइन की, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाए, पोस्ट ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स, अक्सर फ्रैक्चर्स के बाद वो गलत जुड़ जाए, एट्रोजीनिक पोस्ट सर्जिकल चेंजेस, एट्रोजीनिक जो आईवी के ज़रिए मतलब कि कोई इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं और उसके बाद कोई मसला आ जाए, समझ आई। एंड रिपीटेटिव माइक्रो ट्रॉमास फ्रॉम ओवर यूज़ के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये हालत हो गई है। फिर है इडियोपैथिक, बगैर किसी वजह के। इडियोपैथिक में एक है शूजरमन डिजीज़, जिसको हम कहते हैं शूजरमन डिजीज़ में होता क्या है ना कि शॉर्मन डिजीज़ में ये होता है कि जुवेनाइल काइफोसिस इसको कहते हैं। जुवेनाइल मीन्स के बच्चों में ये बहुत पाया जाता है। caused by osteochondrosis of the vertebral secondary ossification centers। और ये बच्चों में क्यों पाया जाता है, क्योंकि उनकी जो है ना ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस हो जाती है। जो सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर होता है ना, जहाँ से उसकी कैल्शियम डिपोजिशन होनी होती है, ठीक है ना, उसकी ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस हो जाती है। यानी कि वो बोन्स जो है वो सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं उनकी। ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस वालों की सॉफ्ट बोन होती है तो वो मुड़ जाती है, नॉर्मल से डेविएटेड हो जाती है। पोस्टरल thoracic kyphosis may be attributed to reversible muscular imbalances। Postural thoracic kyphosis may be attributed to reversible muscular imbalances that lead to excessive curvature of the thoracic spine। कहते हैं जो postural thoracic kyphosis है तो उसमें मतलब postural है ना, तो वो reversible है, मतलब रिवर्सिबल मसल इम्बैलेंस होता है, तो उसी वजह से भी thoracic spine का excessive curvature आ सकता है। In the elderly, a majority of cases of hyperkyphosis, about 60 to 70, are not attributed to underlying vertebral compression fractures. Rather, causes are more often attributed to degenerative disc disease, genetic predisposition, and muscle weakness of extensors of the back। कहते हैं कि जितने ओल्ड एज वाले आपके पास आए हैं हाइपरकाइफोसिस 60 to 70% वो वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर की वजह से उनका काइफोसिस नहीं आया, क्योंकि वो ओल्ड एज में आए हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ की वजह से, या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोज, या फिर वीक मसल्स हैं उसके, बैक के मसल्स वीक हैं एक्सटेंसर्स, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, कैफोसिस में चला गया। पोस्ट इन्फेक्शियस केसेस, अगर इन्फेक्शन के पास बाद किसी को ऐसा हो जाए, अ लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इन एंटीरियर कॉलम लीड्स टू अल्टरेशन in the capacity of loading forces and results in exaggerated curvature of the spine। कहते हैं इन्फेक्शन केसेस, अगर पोस्ट इन्फेक्शन केस है, वो कहते हैं मुझे पहले इन्फेक्शन हुआ था उसके बाद ऐसा हो गया, स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी ख़राब हो जाती है एंटीरियर कॉलम की। तो जब एंटीरियर कॉलम की इंटीग्रिटी ख़राब हो जाती है, ये ऐसे इन्फेक्शन है कि गले का या कुछ, ये इस नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन की बात हो रही है, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस वगैरह, उसमें मतलब उस इन्फेक्शन के बाद उसका जो एंटीरियर कॉलम है ना उसके स्पाइनल कॉर्ड का, वो क्या हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाती हैं, और लोडिंग फोर्सेस उसके ऊपर जब आएंगी तो वो लोडिंग फोर्सेस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो पीछे के साथ मुड़ जाएगा पोस्ट इन्फेक्शस केसेस में। इन्वेस्टिगेशन यानी कि पता कराने, एक एक्सरे कराते हैं, स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, पहले ऑब्जर्वेशन में रखो एन एसिम्प्टोमेटिक मिनिमल अफेक्टेड पेशेंट। अगर मिनिमली अफेक्टेड पेशेंट है या कोई सिम्टम्स नहीं है तो फिर क्या है, मॉनिटरिंग करो, उसको नोट करो विद टाइम, पेन मैनेजमेंट करो, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट, कार्डिक मैनेजमेंट एंड ब्रेसिंग, क्योंकि ये ज़रूरी है।
पेन उसका कम करना है। रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसके काइफस स्कोलियोसिस की वजह से उसकी थोरेसिक कैविटी का साइज़ कम हो जाता है, उसको सांस लेने में भी तकलीफ आ सकती है बाद में। कार्डियक मैनेजमेंट भी ज़रूरी है क्योंकि थोरेसिक स्पेस कम होने वही वजह है। ब्रेसिंग करेंगे ताकि ब्रेस के साथ हम उसको नॉर्मल अलाइनमेंट की तरफ लेके आएंगे। फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज में पायलट्स विलियम्स ट्रेनिंग स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। विलियम्स प्रोटोकॉल फ्लेक्जन प्रोटोकॉल होता है, तो विलियम्स ट्रेनिंग कराएंगे, स्ट्रेचिंग भी और स्ट्रेंथनिंग भी। कैंडल्स थ्योरी लोकल कैरेक्टर एक्सरसाइजेस फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ वीकेंड मसल्स एंड स्ट्रेचिंग ऑफ शॉर्टनिंग। कैंडल थ्योरी ये कहती है कि जो शॉर्ट मसल हैं उनको स्ट्रेच दो और जो वीक मसल है उनको स्ट्रेंथ दो, तो खुद ब खुद ये ठीक हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड की स्टिमुलेशन कराएंगे अगर कोई क्रोनिक बैक पेन का पेशेंट है। योगा में alleviate the pain. In some, however, care should be taken to avoid extreme hyperflexion and hyperextension. योगा करवाएं but avoid hyperflexion and hyperextension. एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है। डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, अब ये दूसरी डिजीज़ है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे मतलब जब बच्चा बन रहा होता है उस टाइम उसके जो हिप जॉइंट है वो सही नहीं बनता, ठीक है। अब नॉर्मल डेवलपमेंट होती है उसकी, दैट रिजल्ट्स इन डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया यानी सही बना नहीं है और फिर सबलेक्सेट हो जाएगा, अपनी जगह से बार बार निकलेगा। एंड पॉसिबल डिसलोकेशन ऑफ द हिप सेकेंडरी टू कैप्सुलर लेग्सिटी एंड मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी। जो डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया हिप होता है ना बच्चे का, वो बार बार अपनी जगह से सबलेक्सेट होता रहता है, डिसलोकेट होता रहता है, क्योंकि उसकी कैप्सुलर लेग्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। मोर कॉमन इन फीमेल्स, और ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। लेफ्ट हिप जॉइंट मोस्ट कॉमनली, और लेफ्ट हिप जॉइंट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है बच्चों में। तो इसमें मैं पढ़ रहा है कि हिप जॉइंट उसका सही फॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से बार बार वो डिसलोकेट होता है अपनी जगह से। तो रिस्क फैक्टर्स क्या है? फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड की ज़्यादा चांसेस है कि उसका हिप डिसलोकेट हो। ड्यू टू अनस्ट्रेच्ड यूट्रस, क्योंकि यूट्रस स्ट्रेच नहीं हुआ होता फर्स्ट चाइल्ड में। टाइट एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि यूट्रस को कंप्रेस किए हुए होते हैं, तो हो सकता है उसके हिप के ऊपर प्रेशर आए, हिप जॉइंट के ऊपर। फीमेल में ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि फीमेल मतलब जो फीमेल का मतलब कि फ़ीमेल जो पैदा होगी, अगर लड़की पैदा होने वाली है तो उसमें ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि लिगामेंटस लेग्सिटी ज़्यादा होती है औरतों में, ठीक है। क्योंकि मैटरनल हार्मोन्स की मतलब सर्कुलेशन भी होती है, एस्ट्रोजन भी अगर बन रहा है, क्योंकि जब लड़की होती है तो वो जब एज अ फीटल स्टेज से उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो माँ का हार्मोन होता है वो भी, तो दोनों मिल के उसको फर्दर मतलब उसके लिगामेंट्स लेग्स हो जाते हैं। तो लिगामेंट जितने लेग्स है तो जितनी जल्दी प्रेशर आएगा और उसके हिप डिसलोकेट हो सकता है। ब्रीच पोजीशन अगर कोई उल्टा पैदा हो, मोस्ट कॉमनली सीन इन फीमेल चिल्ड्रन, फर्स्ट बॉर्न चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेटेड बाय ओलिगोहाइड्रोनियोस। ब्रीच पोजीशन ये होती है कि ये ज़्यादातर फीमेल चिल्ड्रन में ब्रीच पोजीशन आ सकती है, फर्स्ट बॉर्न में आ सकती है, या फिर कोई ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें ओलिगोहाइड्रोनिया हुआ है। ओलिगोहाइड्रोनिया ये कि जब पानी ख़त्म हो जाता है यूट्रस के अंदर, मतलब वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पा रहा होता, तो मतलब वो पानी नहीं होता तो वो मुड़ नहीं पाता, वो वैसे ही रह जाता है जैसे स्टार्टिंग के मंथ्स में होता है, तो वैसे ही रह जाता है ब्रीच पोजीशन में। क्योंकि अगर उसके अंदर वाटर फिल्ड होता, amniotic फ्लूइड होता, तो वो तैर के अपनी जगह पे, जैसे कि हेड की तरफ, हेड नीचे होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता उससे। हाई रिस्क ऑफ DDH विथ फ्रैंक और सिंगल ब्रीच पोजीशन, कहते हैं कि सिंगल ब्रीच पोजीशन कंपेयर टू फुटलिंग ब्रीच पोजीशन। ये फर्दर इसकी दो टाइप्स है ना, एक फ्रैंक ब्रीच पोजीशन है और एक फुटलिंग है। फुटलिंग में पहले फुट बाहर आता है, और जो फ्रैंक है, फ्रैंक में पहले थाइज बाहर आती है ना, बट जो होता है ना, बट वाली बट वाली जो जगह होती है वो अगर हो तो वो फ्रैंक ब्रीच पोजीशन है, और अगर फुटलिंग ब्रीच है तो उसमें फुट्स पहले होते हैं। तो इनमें हाई रिस्क जो है ना, तो वो किस में है? जिसमें ये है सिंगल ब्रीच या फ्रैंक ब्रीच उसको कहते हैं। फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है, रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। ओलिगोहाइड्रोनियोस, मैक्रोसोमिया जब बच्चा बहुत बड़ा हो, बच्चे का साइज बड़ा हो। लिमिटेड हिप एबडक्शन सही ना हुई हो, ठीक है।
एटियोलॉजीज यानी कि कॉजेज क्या है। इनिशियल इंस्टेबिलिटी थॉट टू बी कॉज बाय मैटरनल एंड फीटल लैक्सिटी। कहते हैं शुरू में ये बस आप हमने पढ़ लिया ना कि मैटरनल की स्टेज से होता है, तो मैटरनल की जो फीटल लैक्सिटी हुई हुई है उसके बहुत लेग्स हैं, उसके लिगामेंट्स, जेनेटिक लैक्सिटी है, या एंट्रोयूट्राइन पोस्टनेटल मिस पोजिशनिंग है। कहते हैं कि यूट्रस के अंदर उसकी पोजिशनिंग ठीक नहीं है, या फिर पोस्टनेटली जब वो पैदा होगी और उसके बाद उसकी बॉडी की पोजीशन ठीक ना रखी गई तो वो सबलेक्सेट हो जाए। इनिशियल इंस्टेबिलिटी लीड्स टू डिस्प्लेजिया। कहते हैं इनिशियली जब इंस्टेबिलिटी है तो डिस्प्लेजिया हो जाएगा, डिस्प्लेजिया फिर सबलेक्सेशन हो जाएगी, एंड फिर सबलेक्सेशन बार बार जब होती रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिसलोकेशन हो जाएगी, और क्रॉनिक डिसलोकेशन विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी बैरियर्स। क्रॉनिक डिसलोकेशन अगर हो गई तो बैरियर बन जाएंगे, उसके हेयर के बोन बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो तो बच्चा है उसमें तो बोन बनेंगी, तो रिडक्शन हो जाएगी, एनाटॉमिकल चेंजेस आ जाएंगी, और फिर उसको दोबारा से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, वापस उन जगह पे नहीं ला पाएंगे। एसोसिएशंस क्या हैं इसकी कि किन में ज़्यादा होता है। एसोसिएटेड विद पैकेजिंग डिफॉर्मिटीज़। पैकेजिंग डिफॉर्मिटीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कंजेनिटल मस्कुलर टॉर्टिकोलिस, यानी कि अक्सर कुछ ऐसी डिजीज़ साथ में होती हैं, जैसे डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया किसके साथ साथ हो सकते हैं। कंजेनिटल मस्कुलर टॉर्टिकोलिस बच्चे होते हैं उनका एससीएम जो है बचपन से टाइट होता है, ऐसी गर्दन होती है। मेटाटार्सस एडक्टस। मेटाटार्सस एडक्टस जो मेटाटार्सल हेड्स होते हैं पाँव के सेकंड टू फिफ्थ टो, वो सारे जो है तो इन्फ्लेम हुए होते हैं। और कंजेनिटल नी डिसलोकेशन, अगर कोई ये साथ में हिप डिसलोकेशन भी हो सकती है। कंडीशंस कैरेक्टराइज विद इंक्रीज इन अमाउंट्स ऑफ टाइप 3 कोलिजन, और ऐसी कोई कंडीशन जिसमें टाइप 3 कोलिजन ज़्यादा होता हो उसमें भी ये हो सकता है। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको कैसे टेस्ट, 3 टेस्ट है, एक बार्लो मैन्योर है, एक ओटिलानी मैन्योर है, और एक गलीजी मैन्योर है। बार्लो मैन्योर जो है ना तो वो हमें कैसे बताता है कि ये डिस्प्लास्टिक हिप है। हम उसके हिप को डिस्प्लेस करके चेक करते हैं कि ये अगर डिस्प्लेस हो जाए इस तरीके से तो इसका मतलब कि वो डिस्प्लास्टिक है, मतलब हिप डिस्प्लेजिया है। कैसे करते हैं हम, एडक्शन करते हैं उसके पाँव को पकड़ के, थाइस से हमने पकड़ा होता है उसके पाँव के, एडक्शन करते हैं और डिप्रेस करते हैं फ्लेक्स फीमर को, ठीक है, डिप्रेस अंदर की तरफ, एडक्ट करते हैं और ऐसे प्रेस करते हैं, वो बाहर से निकल जाता है उसका फीमर का हेड, ऐसे आवाज़ होता है, ठीक है, वो बाहर निकल जाता है फीमर हेड, ठीक है ना। और फिर ऑटुलानी में हम दोबारा से डिसलोकेटेड हिप को रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं इसमें, एलिवेशन एंड एबडक्शन ऑफ द फ्लेक्स्ड फीमर, ठीक है, और इसमें साउंड आता है क्लिक ऑफ एंट्री का, वापस से वो अपनी जगह पे आ जाता है, दोबारा से फीमर हेड एंटर हो जाता है क्लिनॉइड में, ठीक है। ये दोनों हैं, और तीसरा है गलीजी मैन्योर, अपरेंट लेवल एंड डिस्क्रिपेंसी। अब इसमें हम डायरेक्ट डिस्क्रिपेंसी चेक करते हैं, ठीक है ना। तो जो शॉर्टन है, जो डिसलोकेट हो चुका हुआ है वो शॉर्ट अपीयर होगा, और ये हम कैसे चेक करते हैं, हिप फ्लेक्स एट 90 डिग्री फीट ऑन द टेबल, ऐसे जैसे मैं जो है तो हिप फ्लेक्स मेरे 90 डिग्री हैं और फीट ऑन द टेबल है, तो दोनों हम चेक करेंगे कि कौन सा वाला नी जो है उसका नीचे है कौन सा ऊपर है, ठीक है। तो फीचर शॉर्टन होगा डिसलोकेटेड वाले साइड पे। मैनेजमेंट में क्या है, एक्सरे, एथोगाम, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सब में पता चल जाता है कि हिप डिसलोकेटेड है कि नहीं। ट्रीटमेंट में स्प्लिंट, ओपन रिडक्शन सर्जरी भी कर सकते हैं, क्लोज रिडक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद स्पाइका कास्टिंग की जाती है कितने अरसे तक, उसके पाँव पे प्लास्टर चढ़ाया जाता है ताकि वो जो है बार बार ना हो और वो ठीक हो जाए। फिर दूसरा क्या है, टॉर्टिकोलिस, ट्विस्टिंग ऑफ नेक दैट कॉजेज द हेड टू रोटेट एंड टिल्ट एट ऑड एंगल। इसमें क्या है, हमारा जो देखते हैं जो बच्चे होते हैं तो उनका हेड रोटेटेड होता है, लेकिन कॉजेज क्या है इसकी, डेवलपमेंटल डिफेक्ट इन स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, और माल पोजीशन इन द यूट्रस, यूट्रस में उसकी नेक की सही पोजीशन नहीं थी, डिफ़िकल्ट लेबर से गुजरा है वो बच्चा, ब्रीच पोजीशन थी, या फोर्सेप्स से उसकी डिलीवरी की गई है तो उसमें ये बीमारी आ सकती है। फोर्सेप्स ऐसी चीज़ें होती हैं चिमटे की तरह होती है ना, और वो डिलीवरी के लिए उसको पकड़ते हैं ना, तो उसके साथ क्या होता है कि उसकी नेक की हाइपर रोटेशन हो जाती है, हाइपर साइड फ्लेक्शन हो जाती है, तो और उसका जो है तो हेड वो रोटेट हो जाता है वन साइड पे, जिसको हम टॉर्टिकोलिस कहते हैं।
Difficult muscle ischemia. Muscle ischemia pathological changes similar to VIC. इस्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया मतलब मसल ख़राब हो गया। फिर इस्कीमिया ड्यू टू आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ड्यूरिंग फीटल लाइफ उसके इस जो एससीएम मसल है उसकी ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगा। या वीनस इस्कीमिया, वेनस ओक्लूजन कॉज बाय परसिस्टेंट लिटल फ्लेक्शन एंड रोटेशन। कहते हैं वीनस इस्कीमिया भी हो सकता है अगर वो कंटिन्यूसली उसका हेड लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन में रहे बिफोर बर्थ। इट कैन बी यूनिलेटरल और बायलेटरल। हो सकता है दे कैन बी शॉर्टनिंग ऑफ स्केलिन। हो सकता है कि एससीएम के साथ साथ स्केलिन, प्लेटिज्मा, स्प्लीनियस और ट्रेपीजियस मसल्स भी उसके शॉर्ट हों। स्केलिन, प्लेटिज्मा, स्प्लीनियस और ट्रेपीजियस। टाइप्स क्या हैं? एक कंजेनिटल पोस्चरल टॉर्टिकोलिस है, एक कंजेनिटल मस्कुलर टॉर्टिकोलिस है। कंजेनिटल पोस्चरल जो पोस्चर अडॉप्ट किया हुआ है उसने फॉर थोड़े टाइम के लिए वो फिर ठीक हो जाएगा, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो मस्कुलर है तो इट अपीयर्स 2 वीक्स आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ 2 वीक्स के बाद पता चलेगा इसका। एंड इसमें ना एक मास बन जाता है। सीएम को जो पल्पेट करते हैं एक मास बना हुआ होता है उसमें। ठीक है। एटियोलॉजीज कॉजेज यानी एस्कीमिया हो सकता है हेमाटोमा बन गया हो, शायद ट्यूमर हो, या फिर डेवलपमेंटल एनोमली, डेवलपमेंटल कोई प्रॉब्लम। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? स्वेलिंग अपीयर्स आफ्टर 10 डेज ऑफ बर्थ। कहते हैं कि 10 दिन पूरे होते हैं पैदाइश के, उसके बाद उसकी गर्दन में एससीएम के अंदर स्वेलिंग। टेंडर एंड पेनफुल, मसल को जब स्ट्रेच करेंगे पेनफुल होगा। स्वेलिंग डिसअपियर हो जाएगी 7 मंथ पे, और क्या हो जाएगा? शॉर्टर हो जाएगा एससीएम। हेड इज फिक्स्ड इन साइड फ्लेक्शन टू वन साइड, द अफेक्टेड साइड एंड रोटेटेड टू अपोजिट साइड। कहते हैं कि जो साइड का एससीएम अफेक्ट होगा सेम साइड पे साइड फ्लेक्शन हुई होगी और अपोजिट साइड पे उसका सर रोटेटेड होगा। शोल्डर ऑन द अफेक्टेड साइड इज रेज्ड, और उसका शोल्डर भी सेम साइड पे रेज्ड होगा। ठीक है। स्कोलियोसिस विद कन्वेक्सिटी टू द अनअफेक्टेड साइड इज प्रेजेंट इन द सर्वाइकल रीजन। कहते हैं कि अनअफेक्टेड साइड वाले साइड पे कन्वेक्स होगा, स्कोलियोसिस इस तरह की बनी हुई होगी। ठीक है। फेशियल एसिमेट्री भी हो सकती है। कहते हैं कि इस तरह कंटिन्यूसली सर गर्दन जब मुड़ी रहती है तो उसके फेस की बोन्स की भी एसिमेट्री आ जाती है। ठीक है ना, ड्यू टू क्रेनियोवर्टेब्रल टॉर्जन। ठीक है। क्रेनियम की जो अलाइनमेंट है वर्टेब्रा की वो ख़राब हो जाती है। मैनेजमेंट क्या है इसकी? मदर शुड बी ट्रेन टू मूव द चाइल्ड हेड टुवर्ड द अफेक्टेड साइड एज द चाइल्ड इज encouraged टू लुक बैक ओवर द राइट शोल्डर। कहते हैं ना कि हमने उसकी माँ को ट्रेन करना है कि वो उसको मूवमेंट करवाए। ठीक है। और प्रॉपर पोजिशनिंग ड्यूरिंग स्लीप विद द हेल्प ऑफ सैंड बैग इज़ इम्पॉर्टेंट। जो सैंड बैग्स बनाए जाते हैं जो सर के नीचे रखने के लिए, वो उसमें सिखाते हैं उसको कि प्रॉपर पोजिशनिंग करके उसको रखना है। दिस चाइल्ड इज़ मेड टू स्लीप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेजन। और हम उनको कहते हैं कि जिस साइड पे है उसके अपोजिट साइड उस पर उसको सुलाएं। ठीक है। 2 एडवांटेजेस हैं इसके कि एक तो करेक्शन अगर हो गई है तो वो मेंटेन रहेगी, करेक्शन इज मेंटेन्ड। और देयर इज न्यूट्रल रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, नेचुरली वो मसल्स रिलैक्स होंगे जब अपोजिट साइड पे जो सोएगा। ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट जेड लेंथनिंग जिसको हम कहते हैं स्टर्नल हेड की। बाइपोलर स्टर्नोमेस्टॉइड टेनोटोमी, इसमें ओपन टेनोटोमी की जाती है। मेस्टॉइड एंड क्लेविकुलर जो जहाँ पे ये मसल अटैच है स्टर्नोक्लेटोमेस्टॉइड, वहाँ से टेनोटोमी की जाती है, रिलीज किया जाता है। रिलीज ऑफ सर्वाइकल फेशिया एंड जी प्लास्टी ऑफ स्टर्नल हेड, और फिर दोबारा से जोड़ा जाता है स्टर्नल हेड को। या फिर दूसरा तरीका क्या है? रिसेक्शन ऑफ द मसल्स को काट दिया जाता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर्स जिसमें 2 आते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस एंड लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? पेरी साइनेप्स नर्व टर्मिनल के ऊपर, डीपोलराइजेशन के दौरान, कैल्शियम इन्फ्लक्स के टाइम पे, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स जब वेसिकल्स रिलीज होते हैं उस टाइम पे, पोस्ट साइनेप्स यानी मोटर एंड प्लेट के ऊपर। ठीक है। और एसिटाइलकोलिन की जो रिसेप्टर्स है निकोटिनिक रिसेप्टर्स, उसमें अगर कोई मसला आ जाए या फिर मसल की डीपोलराइजेशन में मसला आ जाए, कॉन्ट्रैक्शन में मसला आ जाए। अब पहले ये माइस्थीनिया ग्रेविस बहुत रेयर एक्वायर्ड डिजीज़ है।
एक्वायर्ड है, इडियोपैथिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एंटीबॉडी मेडिएटेड ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन रिजल्टिंग इन स्केलेटल मसल वीकनेस एंड रैपिड मसल फटीग। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, और स्केलेटल मसल वीक हो जाती है और बहुत जल्दी थकावट होती है मसल की। इसमें एंटीबॉडीज़ जो है ना वो ब्लॉक कर देती है निकोटिनिक के एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं उसको ब्लॉक कर देती है। रिसेप्टर्स के ऊपर आके अटैच हो जाती है एंटीबॉडीज़ और उसको बाइंड नहीं होने देती एसिटाइलकोलिन को, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाती है और जो है तो फैटिग होती है। compete विद एसिटाइलकोलिन, ये एंटीबॉडीज़ कंपटीशन करती है एसिटाइलकोलिन के साथ फॉर रिसेप्टर बाइंडिंग, उसके रिसेप्टर्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन को अटैच नहीं होने देती। क्लास 1 to 5 इसकी टाइप्स हैं। डायग्नोसिस के लिए हम एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। कैसे करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना दी हैं? एंटीबॉडी एसेस, रेडियोग्राफिक स्टडीज़, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ वगैरह से हमें पता चलता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है माइस्थीनिया ग्रेविस की? मसल फटीगबिलिटी, हमने पढ़ लिया कि मसल बहुत जल्दी थक जाते हैं। रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन, बार बार अगर एक नर्व स्टिमुलेशन होगी तो एसिटाइलकोलिन का रिलीज कम हो जाएगा और क्या होगा कि मसल थक जाएगा, वो काम नहीं कर सकता। मसल वीकनेस विद यूज़, कहते हैं कि मेन जो वो मसला बताएगा ना वो बताएगा कि मैं कोई काम करता हूँ, यूज़ करता हूँ मसल को, वीकनेस होती है मुझे और प्रॉक्सिमली ही ज़्यादा होती है इस डिस्टली से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉक्सिमल वीकनेस ज़्यादा हो रही है इसमें एज़ कम्पेयर टू डिस्टली। डिप्लोपिया और टॉसिस, इस मस्तिष्क ग्रेविस वालों को जब आप देखते हैं ना तो वो इस तरह बातें करते हैं, इस तरह बातें भी स्लो स्लो करते जैसे थके हुए हों, और उनकी आंखों जो है ना तो वो ऐसे उनको दो दो नज़र आते हैं, डिप्लोपिया। और उनके टॉसिस हुई होती है, उनकी आई ब्रो ऐसे नीचे की तरफ लटकी हुई सी होती है क्योंकि उनके एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल भी वीक हो चुके होते हैं। 50% पेशेंट प्रेजेंट विद आई कंप्लेंट्स, 50% लोगों में आई कंप्लेंट्स होंगी। स्पीच, चीविंग और स्वेलिंग प्रॉब्लम्स भी होंगी। हर किस्म के मसल्स थक गए हैं ना, खाने वाले, बोलने वाले, हर। 15% पेशेंट्स प्रेजेंट विद बल्बर सिम्टम्स, 15% में बल्बर सिम्टम्स होंगे। बल्बर सिम्टम्स क्या होते हैं? जब मेडोला पोन्स और मेडोला इन्वॉल्व हो जाते हैं ब्रेन के, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसमें? अब ट्रीटमेंट में हम इसको ना एल्स्टाइलिन कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स देंगे। जो एस्टाइलकोलिन को ख़त्म करने वाला एंजाइम है उसका नाम है एस्टाइलकोलिन एस्टरेज। तो हर साइकिल के बाद एस्टाइलकोलिन का काम होता है, एस्टरेज का काम है कि एस्टाइलकोलिन जब अपना काम कर लेता था तो ये उसको तोड़ देता था, लेकिन वो काम ही नहीं कर पा रहा क्योंकि रिसेप्टर उसको बाइंड नहीं होने दे रहे। तो हम क्या करते हैं, एंजाइम को कहते हैं कि बस अभी ना तोड़ो। हम क्या करते हैं, उस एंजाइम को इनहिबिटर्स दे देते हैं कि अभी ना तोड़ो, एस्टाइलकोलिन को ज़्यादा जमा होने दो। जितने ज़्यादा एस्टाइलकोलिन होंगे वो एंटीबॉडीज़ के साथ कंपटीशन करके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अब तो हम क्या इनहिबिटर्स देंगे ताकि एस्टाइलकोलिन मेटाबॉलिज्म वो हम कम करेंगे और एस्टाइलकोलिन के लेवल को ज़्यादा करेंगे। एस्टेरेज उसको तोड़ता था ना, तो एस्टेरेज को इनहिबिट करेंगे ताकि एस्टाइलकोलिन का सिनेप्स के अंदर लेवल ज़्यादा हो। और इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी देते हैं ना हम उनको। और प्लाज्मा जो एक्सचेंज किया जाता है, प्लाज्मा एक्सचेंज अगर सुना हो, पूरे ब्लड निकाल के उसको प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है ताकि बॉडी में बन गई है वो ख़त्म की जा सके। इसके अलावा एक्सेसरबेशंस अकर फॉर 2 रीजंस। एक्सेसरबेशन मतलब अचानक से जब बीमारी ज़्यादा हो जाती है उसको एक्सेसरबेशन कहते हैं। तो मस्तिनिया ग्रेविस की एक्सेसरबेशन की दो वजूहात क्या हैं? इनसफिशिएंट डोज ऑफ एस्टेलाइन कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, आपने सही डोज नहीं दी है उसको, या फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस, टू मच मेडिकेशन, या बहुत ज़्यादा दे दिया डोज उसको। मसल रिफ्रैक्टरी टू एस्टाइलकोलिन, कहते हैं कि अगर मसल जो है तो वो एस्टाइलकोलिन के साथ ना मतलब रिफ्रैक्टरी टू एस्टाइलकोलिन का मतलब ये है कि वो एक टाइम पीरियड तक ना रिस्पॉन्ड करता है एस्टाइलकोलिन से, ठीक है, और उसके बाद रिस्पॉन्ड छोड़ देता है बस। टेनिसोलोन टेस्ट हम करते हैं। एडमिनिस्टर एड्रोफोनियम, एड्रोफोनियम क्या है? एस्टाइलकोलिन इनहिबिटर है। तो अगर हम इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, टेंसोलॉन टेस्ट में एडोफोरियम देते हैं। अगर उससे उसको आराम आ जाए तो इसका मतलब कि मसला था उसको, ठीक है, मस्तिनिया ग्रेविस का। समझ आ गई? कंफर्म करने के लिए मसल फंक्शन इम्प्रूव्स,
कहते हैं इससे मसल फंक्शन इम्प्रूव हो जाएगा जब हम ये लगाएंगे उसको। इंक्रीज डोज, अगर मसल फंक्शन इम्प्रूव हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता डोज इंक्रीज कर दो। बहुत सारी ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, और जैसे कि पेनिसिलिन और बीटा ब्लॉकर्स दी जाते हैं, मिनरल ड्रग्स दी जाती हैं ऐसे पेशेंट्स को। टेंसुलॉन टेस्ट में लीड टू कॉम्प्लिकेशंस, कहते हैं हो सकता है अगर उसको ये बीमारी ना हुई, इससे अपोजिट बीमारी हुई, तो वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में चला जाए टेंसुलॉन टेस्ट के बाद। कॉज बाय डिफ्यूजली इंक्रीज एसिटाइलकोलिन लेवल, क्यों हो सकता है कि एसिटाइलकोलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए इस चीज़ों की वजह से उसकी बॉडी में, ठीक है, और उसकी पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी इसके साथ, क्योंकि हम पढ़े एसिटाइलकोलिन यानी कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक क्या होता है? पैरासिम्पथेटिक सिस्टम होता है, तो वो ज़्यादा हो जाए इस इंजेक्शन की वजह से, एट्रोफोनियम की वजह से, और उसके मुंह में सलाइवेशन ज़्यादा होगी, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी, एस्थमा हो सकता है उसको। क्यों? क्योंकि हमने एसिटाइलकोलिन दिया। एसिटाइलकोलिन का काम है वो सारे उसको कॉन्स्ट्रेट कर, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, इसी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। ब्रेडिकार्डिया, हार्ट के मसल्स को भी स्लो डाउन कर देगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा उसका। डिजीज एसोसिएशंस, मोस्ट माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट हैव abnormal thymus, कहते हैं बहुत सारे पेशेंट्स जिनका मतलब टेस्ट करवाया जाता है, बाद में पता चलता है कि उनका थाइमस ठीक नहीं है। थाइमस क्या है? जिसमें हमारी बॉडी के टी सेल्स बनते हैं जो अटैक करते हैं ना बाहर की चीज़ों के ऊपर, टी सेल्स बनते हैं थाइमस में। तो कुछ जो पेशेंट्स होते हैं इनके मोस्टली क्या होता है, एबनॉर्मल थाइमस था उनका। थाइमस में क्या मसले हो सकते हैं? हाइपरप्लेजिया, नॉर्मल से ज़्यादा टी सेल्स। थाइमोमा, ट्यूमर है थाइमस का। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑफन रिजॉल्व्स विद थाइमेक्टमी, अक्सर थाइमेक्टमी भी माइस्थीनिया ग्रेविस में करवा देते हैं, वो ठीक हो जाता है। थाइमेक्टमी क्या है? हटा दिया जाता है थाइमस ग्लैंड को। या हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म 3 to 8% में हो सकता है। स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड हॉजकिन डिजीज़, ये स्मॉल सेल लंग कैंसर और हॉजकिन डिजीज़ जो है ये दोनों जो है कैंसर, मतलब कैंसर हैं। हॉजकिन डिजीज़ लिम्फेटिक सिस्टम में होती है, कह रहे हैं उसकी वजह से ये एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं। प्रोग्नोसिस क्या है माइस्थीनिया ग्रेविस की? 3 to 4% मॉर्टेलिटी रेट है, ठीक है ना, और जी करंट थेरेपीज दी जाती हैं। अच्छा, दूसरा जो सिंड्रोम है ना वो लैम्बर्ट-डीटन सिंड्रोम है। अब उसमें एंटीबॉडीज़ बनी थी रिसेप्टर्स के ख़िलाफ़, जो रिसेप्टर्स पे नहीं अटैच होने दे रहे थे एसिटाइलकोलिन को। इसमें बनेंगी कैल्शियम चैनल्स के ख़िलाफ़, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट प्री-सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स। अब इसमें एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ नहीं होने देंगी, इट विल प्रिवेंट एसिटाइलकोलिन रिलीज़। आल्सो अ डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है लेकिन ये बहुत रेयर है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, कहते हैं कि ये पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम अक्सर कैंसर के पेशेंट में होता है, यानी कि उनको बीमारी किसी और चीज़ की होती है लेकिन पूरी बॉडी पे उनके डिफरेंट असरात आ रहे होते हैं। जैसे कि स्मॉल सेल लंग कैंसर है तो उसके पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम में लैम्बर्ट-डीटन सिंड्रोम भी आ जाता है, ठीक है। एडल्ट टाइप 60 ईयर्स और जेनेटिक के लिए होगा तो 35 ईयर्स से स्टार्ट होगा। डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ टू वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, हम ऐसी एंटीबॉडीज़ डालते हैं, मतलब चेक चेक करने के लिए ना कि एंटीबॉडीज़ उसने कैल्शियम चैनल्स के ख़िलाफ़ बनाई थी लेकिन वोल्टेज गेटेड के ख़िलाफ़ नहीं बनाई। हम अब एंटीबॉडीज़ उसको देंगे जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के ख़िलाफ़। तो अब ऑलरेडी वो कैल्शियम चैनल बंद हैं और जो खुले हुए हैं उसको भी हम एंटीबॉडीज़ के ज़रिए वो करवा रहे हैं, तो ये फर्दर उसके जो है ना तो वो ख़राब हो जाएगा वो बंदा, उसकी एसिटाइलकोलिन पहले से कम थी, तो इससे पता चल जाएगा कि उसको लैम्बर्ट-डीटन सिंड्रोम है। अब तीसरा क्या है? अब्स पाल्सी। अब्स पाल्सी तो पता है ब्रेकियल प्लेक्सस में ही मसला होता है। इसमें ना ब्रेकियल प्लेक्सस में क्या मसला आता है, जो मतलब एक तो अब्स पाल्सी होती है ना, एक होती है जी कलम की पाल्सी। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ओवरऑल अगर हम कहें तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है तो वो हमारे शोल्डर और आर्म्स को सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई। इंजरी कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ मूवमेंट एंड फीलिंग इन द आर्म एंड हैंड्स एंड फिंगर, कहते हैं ना कि अगर कहीं पे भी मसला आ गया ब्रेकियल प्लेक्सस में तो हमारे आर्म की मूवमेंट लॉस हो जाएगी, अजीब सी फीलिंग्स आ सकती है जैसे नमनेस वगैरह हैंड्स में, फिंगर्स में। अब इसके 3 टाइप्स है ना,
ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज की। एक होती है प्रॉक्सिमल इंजरी, ड्यूशेन और पाल्सी जिसको हम कहते हैं, ड्यूशेन और पाल्सी। इसमें ना फर्स्ट जो रूट है ब्रेकियल प्लेक्सस C5 C6 वो अफेक्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट में C7 अफेक्ट हो जाता है, डिस्टल को हम क्लम्किस पाल्सी कहते हैं यानी कि C8 और T1, और ये बहुत रेयर है। ठीक है, टोटल ब्रेकियल प्लेक्सस में मोस्ट ऑफन मतलब क्लम्किस पाल्सी टाइप है, लेकिन इसमें टोटल हो जाता है, सारा सारा इन्वॉल्व हो जाता है, टोटल ब्रेकियल प्लेक्सस पैरालिसिस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है? ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी कैसे होती है? बेंडिंग और स्ट्रेचिंग ऑफ नेक इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द साइड ऑफ इंजरी। कहते हैं ये साइड इफेक्ट है तो इसका मतलब कि उसकी स्ट्रेचिंग हुई है या बेंडिंग हुई है नेक की अवे, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होगी इस तरह, इस साइड की ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो जाएगी। ठीक है, इसमें C5 C6 C7 C8 T1 ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या है? लार्ज बर्थ वेट, वो बच्चा जिसका बर्थ वेट ज़्यादा होता है उसमें ये चांसेस है कि ड्यूरिंग बर्थ उसको ये मसला हो जाए। लो एवगार स्कोर, एवगार स्कोर वो स्कोर होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद उसके एक चेकअप किया जाता है, उस चेकअप में ये एवगार स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, तो ऐसे बच्चों का एवगार स्कोर भी कम आता है। क्योंकि उनके हाथ मोड़े हुए होते हैं या कुछ इस तरह होता है। ब्रीच फीटल पोजीशन, ब्रीच फीटल पोजीशन में ये चांसेस हैं कंजेनिटल एनोमलीज की वजह से हो सकता है। मैक्रोसोमिक बेबी, बड़ा बेबी, मैक्रोसोमिक सूजा सूजा हुआ बड़ा बड़ा जो होता है। सेफेलोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन अगर हो, मतलब सेफेलोपेल्विक का डिसप्रोपोर्शन मतलब जो बच्चा है उसका सर जो है वो पेल्विस से बड़ा है। ठीक है, पोस्ट डेट गेस्टेशन, गेस्टेशन पोस्ट डेट हो गई है यानी कि एक डेट दी थी डॉक्टर ने उससे ऊपर चले गए हैं दिन। ठीक है, फोर्सेस डिलीवरी हुई है, अक्सर कहते हैं ना कि ड्यूरिंग डिलीवरी उसका हाथ खींच लिया था और उसके ये हो गया बच्चे को, तो ये होता है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी? अर्ब्स पाल्सी, वेटर्स पुलिसमैन टिप पोजीशन इस तरह होगा, पुलिसमैन टिप, वेटर टिप पोजीशन कहते हैं, इस तरह उसका हाथ पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है, डायग्नोसिस, एब्स पाल्सी इज डायग्नोज बाय फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मेडिकल हिस्ट्री। ज़ाहिर है इसमें आप फिजिकल इसको देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको एब्स पाल्सी हुई हुई है। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री भी लेंगे। एन अफेक्टेड बेबी में होल्ड इट्स अफेक्टेड आर्म क्लोज टू द बॉडी। अब कैसे होगा? उस अपने आर्म को क्लोज टू द बॉडी यानी एडक्टेड रहेगा और एल्बो को भी प्रोनेटेड रखेगा। और हम क्या करते हैं, एडिशनल टू द रूटीन फिजिकल एग्जाम सम में परफॉर्म स्पेशल इमेजिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि नर्व कंडक्शन स्टडी या MRI वगैरह हम करवा सकते हैं। मैनेजमेंट में एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में फिजियोथेरेपी देंगे जिसमें हम स्प्लिंटिंग रेस्ट नाइट स्प्लिंट्स देते हैं उसको ताकि उसका हाथ दोबारा से नॉर्मल पोजीशन की तरफ आ जाए और कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने। और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है कि अगर देयर इज़ नॉट चेंज ओवर द फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स, अगर फिजियोथेरेपी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आराम ना आया 3 to 6 मंथ्स में, फिर सर्जरी की जाती है नर्व्स को ठीक करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद है अर्थ्रोग्रापोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा, इसको हम एथ्रोग्रापोसिस भी कहते हैं। Arthroposis is a general term for the development of non-progressive contractures affecting one or more areas of the body. इसमें non-progressive यानी progressive नहीं है, बस एक बार हो गया तो हो गया, फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगा, डिजीज़ नहीं है। इसमें क्या होता है, वन और मोर एरियाज ऑफ द बॉडी जो है ना तो वो कंट्रैक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है, वन बॉडी एरिया अगर इन्वॉल्व है तो इसको हम आइसोलेटेड कंजेनिटा कंट्रैक्चर कहते हैं। जैसे क्लब फुट, क्लब फुट तो पता है ना, क्लब फुट क्या होता है? टू और मोर डिफरेंट एरियाज अगर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उसका हम AMC कहते हैं। यानी अर्थ्रो टू और मोर एरियाज अगर इन्वॉल्व हों तो उसको क्या कहते हैं? अर्थ्रोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा। स्पोरेडिक बट म्यूटेशन, स्पोरेडिक है यानी कि मतलब ट्रांसफ़र होते हैं मदर्स से, बट म्यूटेशंस अगर आए ओवर 400 जीन्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, कहते हैं कि 400 से ज़्यादा जीन्स आज तक मतलब आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि ये कॉज कर सकते हैं, और ये दोनों में इक्वल है, मेल्स एंड फीमेल्स। साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? लिमिटेड और एब्सेंट मूवमेंट अराउंड स्मॉल एंड लार्ज जॉइंट्स, कंट्रैक्चर्स हैं तो जॉइंट्स की मूवमेंट सही से नहीं हो पाएंगी। ठीक है, मसल्स और द अफेक्टेड लिम्स में भी अंडर डेवलप्ड, कहते हैं जो अफेक्टेड लिम्ब है ना जहाँ पे कंट्रैक्चर है उसके मसल अंडर डेवलप होंगे, हाइपोप्लास्टिक होंगे। और सॉफ्ट टिश्यू वेविंग में डेवलप ओवर द अफेक्टेड जॉइंट्स,
सॉफ्ट टिश्यू वेबिंग हो सकती है अफेक्टेड जॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। और कॉजेज़ क्या हैं? कॉज ऑफ आर्थ्रोग्रापोसिस डिपेंड ऑन स्पेसिफिक टाइप। ज़ाहिर है मोर देन 2 और मोर जॉइंट जो हैं मसल्स वो कॉन्ट्रैक्चर्स में गए हुए हैं ना, तो इसकी कॉजेज़ क्या हैं? कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस की नहीं हो सकती, बट फिजिकल फाइंडिंग एसोसिएटेड विद न्यूमेरस, कहते हैं हम कह सकते हैं कि और किसी कंडीशन के साथ ये एसोसिएटेड है, जैसे कि इट इज़ रिलेटेड टू डिक्रीज मूवमेंट इन यूट्रो, यूट्रस के अंदर ये मूवमेंट सही से नहीं करता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स में चला गया है। या न्यूरोलॉजिकल एंड मसल प्रॉब्लम्स द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज फीटल मूवमेंट, कहते हैं कि फीटल मूवमेंट क्यों कम थी उसकी, क्योंकि या तो उसको न्यूरोलॉजिकल या मसल प्रॉब्लम थी, मतलब यूट्रस के अंदर ही, तभी वो मूवमेंट सही नहीं करता था। और बट कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। मैटरनल इलनेस, माँ अगर बीमार है, मतलब इस तरह कहते हैं ना कि फीवर हो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो फीवर में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे वो न्यूरोलॉजिकल डैमेज कर सकते हैं ना फीटस को। एंड लिमिटेड स्पेस आल्सो, और अगर स्पेस नहीं थी उसकी यूट्रस के अंदर प्रॉपर, तो उसकी वजह से भी उसके कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं। सम केसेस ऑफ आर्थ्रोग्रापोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा अकर एट द पार्ट ऑफ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स दैट आर इनहेरिटेड, कहते हैं कि कुछ मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे ही आ जाते हैं, मतलब इनहेरिटेड टाइप होते हैं, उसे कोई कॉज नहीं समझ आ रही होती। सम केसेस आर रिलेटेड टू मल्टी फैक्टर्स, कुछ होते हैं जिसमें जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, हम कुछ सिम्टम्स देखते हैं, यानी क्या सिम्टम्स होते हैं? मल्टीपल कंजेनिटल कॉन्ट्रैक्चर्स, अ डिटेल्ड पेशेंट हिस्ट्री एंड अ थॉरो क्लिनिकल एवेल्यूएशन हम करते हैं, हमें पता चल जाता है। डायरेक्ट कंडक्शन स्टडीज, इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड मसल बायोप्सी, इन सब चीज़ों से हमें कंफर्म हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब बहुत सारे जो वो है प्रोफेशन मिल के इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फिजिकल थेरेपी कैन इम्प्रूव जॉइंट मोशन एंड अवॉइड मसल एट्रोफी इन द न्यू बॉर्न पीरियड इज़ बेनिफिशियल। फिजिकल थेरेपी से उसकी जॉइंट मोशन करवाओ ताकि उसके मसल जो है वो एट्रोफी में ना चले जाएं, ठीक है। और सर्जरी भी कभी कभी बेटर पोजीशनिंग के लिए ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो डिजीज़ है, इसमें कंजेनिटली ना डिफेक्ट होता है बोन फॉर्मेशन में, जिसमें स्ट्रक्चर वीक बोन्स बनती हैं पूरी बॉडी की, इसको हम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहते हैं, यानी कि इम्परफेक्टली फॉर्म्ड बोन्स। इसमें ना वीक बोन्स होती हैं, टूटती भी जल्दी हैं, बहुत सारे फ्रैक्चर्स होते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, डिफेक्ट आता है टाइप 1 कोलिजन बनने में, और टाइप 1 कोलिजन बोन में भी प्रेजेंट है, लिगामेंट में, डेंटिन में, और स्क्लेरा, हमारी आंखों की स्क्लेरा में, हमारे दांतों में कोलिजन टाइप 1 है, हमारे बोन्स में है, हमारे लिगामेंट्स में है। न्यू और इनहेरिटेड, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? कोलिजन 1 से उसको रिलेट करें, कोल 1A1 एंड कोल 1A2 जीन्स, ठीक है, जो कि टाइप 1 प्रो कोलिजन बनाते थे, तो वो ख़राब हो गए, तो अब टाइप 1 कोलिजन सही नहीं बन रहा। इसके 3 फॉर्म्स है, एक माइल्ड फॉर्म, एक मॉडरेट, एक सेवियर फॉर्म का होता है। कैन प्रेजेंट एट एनी एज, होता मोर देन 10 टाइप्स हैं इसकी। सिम्टम्स क्या है? जैसे कि मैंने बताया, वीक बोन्स होती है, फ्रैक्चर्स आफ्टर माइनर ट्रॉमा, थोड़ा सा इधर से टकराए किसी चीज़ के साथ उसको फ्रैक्चर हो जाएगा। ब्लू स्क्लेरा, उसकी आइज का स्क्लेरा ब्लू नज़र आता है। ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं उनके। डिफेक्टिव डेंटिशन, उनकी दांत जो होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्ड होते हैं, जैसे इम्परफेक्टली फॉर्म्ड टीथ होते हैं उनके, डिफरेंट शेप्स के, ठीक है। और बैरल चेस्ट होती है, बैरल चेस्ट। और क्या कहते हैं, बैरल चेस्ट पता है क्या होती है? जैसे वो कबूतर की जैसे चेस्ट बाहर की तरफ नहीं निकली हुई होती, बैरल ऐसे चेस्ट होती है। लिम्ब डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, बोइंग ऑफ लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स उनकी मुड़ जाती हैं क्योंकि वीक होती हैं ना, मुड़ जाती हैं, जैसे कि जीनो वल्गम या वेरम, इस तरह उनकी लॉन्ग बोन्स मुड़ जाती हैं। जॉइंट लेग्स होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, लिम्ब शॉर्टनिंग होती है, और डिक्रीज स्कल इकोजेनिसिटी, स्कल की इकोजेनिसिटी, बाहर से जो स्ट्रक्चर होता है वो ठीक नहीं होता एक जैसा। इजीली ब्रूजिंग होती है, थोड़ा सा टकराएंगे किस चीज़ से उनको ब्रूजिंग हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए डीएनए ब्लड टेस्टिंग की जाती है, अल्ट्रासोनोग्राफी ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट भी पता चल सकता है।
प्लेन रेडियोग्राफी अगर करें हम, मतलब एक्सरे जिसको हम कहते हैं, तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 है। ठीक है, कैटेगरी 1 में खाली जो है तो थिन बोन्स नज़र आएंगे, कैटेगरी 2 में शॉर्ट एंड थिक लिम्स उसको नज़र आएंगे, और कैटेगरी 3 में सिस्टिक चेंजेस आ चुकी होती हैं। डेक्सा स्कैन एक दूसरा स्कैन है जिसको ड्यूअल एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री होती है, उसमें पता चलता है। डेक्सा स्कैन बोन्स के लिए करवाया जाता है। पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोपी, माइक्रो रेडियोग्राफी। अब ट्रीटमेंट क्या है? फिजियोथेरेपी, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ग्रोथ हार्मोन देते हैं क्योंकि उनके कद छोटे रह जाते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, इसके अलावा सर्जिकली करेक्ट करते हैं बोन डिफॉर्मिटी को, और इंट्रामेडुलरी रॉड प्लेसमेंट, उनकी लॉन्ग बोन्स के अंदर रॉड लगाए जाते हैं ताकि वो मुड़े ना। ठीक है, ब्रेसिंग की जाती है, डाइट का ख्याल रखा जाता है। पेशेंट एजुकेशन क्या समझाया जाता है उसको? नेवर पुल और पुश ऑन अ लिम्ब, कभी भी अपने किसी भी लिम्ब को पुल या पुश नहीं करना, और बैंडेड इनटू ऑकवर्ड पोजीशन, और ना ही अपने लिम्ब को कभी किसी ऑकवर्ड पोजीशन में रखना है। नॉट इवन टू टेक एन एक्सरे, ना, और मतलब कोई आपको कहे कि आपने एक्सरे लेना है, इस तरह पोजीशन में रखो, तब भी आपने किसी ऑकवर्ड पोजीशन में अपने हाथ पाँव को नहीं रखना। यूज़ कॉशन व्हेन इंसर्टिंग आईवीज, ख्याल रखना है जब भी आईवी लगाएं। टेकिंग ब्लड प्रेशर अगर कोई आपका ले रहा है तब भी ख्याल रखें कि वो आपके हाथ को ज़्यादा जो है तो ऑकवर्ड पोजीशन में ना लेके जाए। ठीक है, ऑलवेज डोज मेडिसिन टू द साइज, कहते हैं अपने आप जब भी कोई मेडिसिन दे कोई, अपने साइज के अकॉर्डिंग इनको दी जाती है मेडिसिन, नॉट द एज। ठीक है ना, जितने भी शॉर्ट स्टेचर के एडल्ट्स होते हैं ना, जिनका कद छोटा रह जाते हैं, उनको उनके साइज ऑफ द बॉडी के हिसाब से मेडिसिन देनी चाहिए। व्हेन अ फ्रैक्चर इज सस्पेक्टेड, आपको लगे कि फ्रैक्चर है, मिनिमाइज द हैंडलिंग ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब, तो उस लिम्ब को ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है। रिस्पेक्ट द ओपिनियंस, एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स के और चिल्ड्रन के जो भी मतलब इम्परफेक्टा वाले होते हैं उनके इंस्ट्रक्शन या एडवाइस या उनके ओपिनियंस का ख्याल रखें। ठीक है, हैंडल बेबीज़ विद एक्स्ट्रा केयर, और इस तरह के बच्चों को एक्स्ट्रा केयर के साथ रखना होता है। इसमें बड़ी पैथोलॉजी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो हम पढ़े थे उसके अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 3 आ जाते हैं: ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया एंड पेजेट्स डिजीज़। ऑस्टियोपोरोसिस एक्वायर्ड कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस बोन मास, जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें बोन मास कम हो जाता है, ट्रेबुकुलर बोन मास। ठीक है, और क्या हो जाता है? बोन फ्रेजाइल हो जाती है, और फ्रैक्चर्स की सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जल्दी फ्रैक्चर्स होते हैं। ठीक है, अकर्स व्हेन डायनेमिक बैलेंस बिटवीन बोन फॉर्मेशन एंड रिजॉर्प्शन टिल्ट्स इन फेवर ऑफ रिजॉर्प्शन, ये तब होता है जब एक बैलेंस चल रहा है बोन फॉर्मेशन और रिजॉर्प्शन का, वो किस तरफ चला जाता है? रिजॉर्प्शन की तरफ। रिजॉर्प्शन ज़्यादा होती है और फॉर्मेशन कम होती है बोन की। ये एज रिलेटेड चेंजेस या हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जनरलाइज भी हो सकता है पूरी बॉडी में, या फिर किसी लोकली किसी एक जगह पे भी हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। इट डिपेंड्स ऑन पीक बोन मास। पीक बोन मास हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। एवरेज बोन लॉस इज़ 0.5% पर ईयर। एवरेज 0.5% जो है तो वो बोन लॉस होता है हर ईयर। अबेंडेंट टेबिकुलर बोन स्पाइन माइनस स्पाइन प्लस फिमोरल नेक, कहते हैं कि ट्रेबिकुलर बोन, स्पाइन और फिमोरल नेक से जो है ना तो ज़्यादातर लॉस होता है। मोस्ट कॉमन जो है सीनाइल एंड पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है। सीनाइल यानी एज के साथ जो होता है, और वो पोस्ट मेनोपॉजल जो औरतें होती है जिनको मेनोपॉज आ जाता है ना, और एस्ट्रोजन कम हो जाता है उनका, तो जब उनकी पीरियड स्टॉप हो जाती है तो उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं बनता, उनको फिर ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है। मॉर्फोलॉजी क्या है, किस तरह नज़र आते हैं ऑस्टियोपोरोटिक बोन? थिन कॉर्टेक्स विद डायलेटेड हाइवेशियन कैनाल्स। हाइवेशियन कैनाल्स इनकी डायलेटेड होती हैं लेकिन कॉर्टेक्स थिन होता है, और ट्रेबिकुलाई की थिकनेस कम हो जाती है। नॉर्मल मिनरल कंटेंट जो बोन का था वो ख़राब हो जाता है। कैटेगरीज क्या हैं ऑस्टियोपोरोसिस की? एक प्राइमरी है, ठीक है, एक सेकेंडरी है। प्राइमरी यानी डायरेक्ट जो होता है वो एक सीनाइल है एज की वजह से, एक मोट पोस्ट मेनोपॉजल। सेकेंडरी यानी किसी और डिजीज़ की वजह से जब ये हो। ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे पैराथायरॉयड, गोनेडल, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, नियोप्लेजिया वगैरह अगर हो जाए तो उससे अगर होगा
ठीक है, या जीआई प्रॉब्लम्स हों। जीआईटी में माल एब्जॉर्प्शन, माल न्यूट्रिशन, लिवर डिजीज़, विटामिन की डेफिशिएंसी जीआईटी में अगर हो, उसकी वजह से भी हो सकता है कि मतलब अगर कैल्शियम प्रॉपर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा जीआईटी से, तो हो सकता है उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो। ड्रग्स कोई ऐसे ले रहे हैं जिससे उसके ऑस्टियोपोरोसिस होगी, जैसे कि कीमोथेरेपी एंड स्टेरॉइड्स, अल्कोहल, एंटी कन्वल्सेंट जो कि ये फिट्स वगैरह में दी जाती है एंटी कन्वल्सेंट्स, ठीक है। और मिसलेनियस डिजीज़ेस, मतलब और जितनी डिजीज़ जैसे एनीमिया, इमोबलाइजेशन, जैसे अगर ज़्यादा टाइम के लिए बंदा इमोबलाइज रहता है ना, तो तब भी उसकी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। पल्मोनरी डिजीज़ेस में भी कम हो जाती है। और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या है? क्लिनिकल फीचर बोन पेन, बोन में पेन होता है। फ्रैक्चर इन वेट बियरिंग एरियाज, जो वेट बियरिंग एरियाज है ना, उनमें फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, वर्टेब्रा, ज़्यादातर थोरेसिक और लंबर वर्टेब्रा पे वेट आता है, और हिप और डिस्टल रेडियस के ऊपर, तो इनमें फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। बोन वेट बियरिंग में जो बोन्स हैं उनमें बोन डिफॉर्मिटीज़ की तरफ जाती हैं, मुड़ जाती हैं बोन्स। पल्मोनरी एम्बोलिज्म और नमूनिया कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इसकी, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड नमूनिया इसकी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ऑस्टियोपोरोसिस की। इन्वेस्टिगेशन के लिए प्लेन रेडियोग्राफी यानी एक्सरे करवा सकते हैं, डेक्सा स्कैन, और सीरम कैल्शियम, सीरम फास्फोरस, अल्कलाइन फॉस्फेट, ये हम चेक करेंगे कि उसकी बॉडी में सही है या नहीं, पूरे हैं ये मिनरल्स कि नहीं। ट्रीटमेंट क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, विटामिन डी देंगे, कैल्शियम देंगे, बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट ऐसी चीज़ है जो कि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम करती है ना, ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन को खा रहा होता है। और जो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से अगर हुआ है वमन में मेनोपॉज के बाद, तो फिर उनके एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट कराएंगे, उनको एस्ट्रोजन के वो देंगे, मेडिसिन देंगे, ठीक है। और क्या है? पेजेट्स डिजीज़ जो है उसको हम ओटाइटस डिफॉर्मेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टाइटस डिफॉर्मेंस। पेजेट्स डिजीज़ इम्बैलेंस होता है बिटवीन ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, characterized by repetitive episodes of pharyngeal and regional osteoclastic activity followed by explodent bone formation and finally apparent exhaustion of the cellular activity। अब इसमें क्या होता है ना कि इम्बैलेंस आते हैं ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट में। कैसे? शुरू में क्या होता है, एपिसोड ऑफ ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, शुरू में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि बोन टूटनी शुरू हो जाती है, वो बोन को खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, बोन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है और वो बोन थिक हो जाती है। वो बोन थिक तो होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। ऑस्टियोलाइट इसमें फेजेस हैं, देखिए। पहले ऑस्टियोलाइटिक फेज़ है जिसमें ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड फेज़ है जिसमें ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों की एक्टिविटी होती है, लेकिन उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट स्टेज आ जाता है, ठीक है। और आखिर में क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट में क्या होता है, बोन मास इंक्रीज हो जाता है, थिक बोन्स बन जाती हैं, ठीक है, पेजेट्स डिजीज़ में। लेट एडल्टहुड यानी ग्रेटर देन 65 ईयर्स में मोनोस्टॉटिक 15% और पोलिस्टॉटिक 1 और मोर बोन्स जब इंक्लूडेड हों, ठीक है, उसको हम पोलिस्टॉटिक कहते हैं। और एटियोलॉजी हमें पता नहीं है, पॉसिबली वायरल हो सकता है। कौन सा वायरस? पैरामाइक्सो वायरस, ठीक है। मॉर्फोलॉजी कैसे नज़र आता है? मोज़ेक पैटर्न ऑफ लेमेलर बोन, जैसे कि आप किसी को बोन को उठाएं, लेमेलर बोन को, उसका मोज़ेक पैटर्न नज़र आएगा। जिगसॉ पजल, जिगसॉ पजल क्या है? जैसे पजल होती है ना, उसको सॉल्व किया जाता है, वैसे ही वो बोन आपको मोज़ेक पैटर्न देगी, कहीं से वीक थिन, कहीं से थिक, क्योंकि दोनों ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बैलेंस नहीं है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर इसमें भी बोन पेन होगा, लेकिन उनके हेड का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। टोपी का साइज़, जो उनकी टोपी का साइज़ है बच्चों की, वो इंक्रीज़ होता जाएगा दिन ब दिन। हियरिंग लॉस होगी, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि थिक होती जा रही है बोन, इसी तरह कान की बोन्स भी थिक हो जाएंगी। और जब कान की बोन्स थिक हो जाएंगी ना, तो जो नर्व है हियरिंग वाली, कौन सी नर्व है? कोक्लियर, वो इम्पेज हो जाएगी और उसको कुछ सुनाई नहीं देगा। लॉयन लाइक फेस होगा उसका, ठीक है। लॉयन लाइक फेस, हेड साइज इंक्रीज, हियरिंग लॉस, और ये
जो है ना, तो ये की फीचर्स हैं जिससे पेजेट्स डिजीज़ को पहचाना जा सकता है। दूसरा, इनके रिब्स के ऊपर भी ऐसे होता है, बीड्स बीड्स नज़र आते हैं, वो इसमें नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन में हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज चेक करते हैं इसमें, और देखते हैं यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्सीप्रोलीन, कि हाइड्रोक्सीप्रोलीन कितना निकल रहा है यूरिन में, क्योंकि अगर ज़्यादा निकल रहा है ना, तो इसका मतलब कि बोन की ब्रेक डाउन हो रही है, तभी ज़्यादा निकल रहा है। ट्रीटमेंट, कैल्सिटोनिन इनहेंट द ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन, कैल्सिटोनिन देंगे ताकि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी कम हो, बिसफॉस्फोनेट्स देंगे। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है ना, कि कार्डिक फेलियर हो सकता है, एवी शंट्स, एट्रोवेंट्रिकुलर शंट्स जो होते हैं, एवी शंट्स वो ज़्यादा हो जाएंगे, एस्टियोसार्कोमा बन सकता है। ये आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है ना ऑस्टियोब्लास्ट की, कि वो कैंसरस हो जाता है, ऑस्टियोसार्कोमा जिसको हम कहते हैं। और न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बोन्स थिकर होने की वजह से नर्व्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में जब होगा तो उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, बच्चों में होगा तो हम उसको रिकेट्स कहेंगे, और ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, ठीक है। डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ ऑस्टियोइड, इसमें होता क्या है ना, कि ऑस्टियोइड तो बन गया है यानी ढांचा, लेकिन उसकी मिनरलाइजेशन नहीं हुई, उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि विटामिन डी नहीं था, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या बनाता है? ऑस्टियोइड, और ऑस्टियोइड प्लस कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस मिलके जो है तो बोन बनती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अकर ड्यू टू डिक्रीज विटामिन डी लेवल एंड इट्स एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, कहते हैं या तो विटामिन डी है नहीं या तो वो काम नहीं कर रहा। कॉजेज क्या है? डिक्रीज सन एक्सपोजर, सन एक्सपोजर जिनका नहीं होता उनकी बॉडी में विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो रहा होता, या पुअर डाइट है उनकी, माल एब्जॉर्प्शन है, लीवर फेलियर है, रीनल फेलियर है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब द कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कहते हैं कि किसी भी वजह से अगर कैल्शियम या फॉस्फेट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि विटामिन डी एब्जॉर्ब करवाता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट को, तो उसकी बोन्स वीक होंगी। इन्वेस्टिगेशन में हम सीरम कैल्शियम चेक करेंगे, ज़ाहिर है कैल्शियम कितना है बॉडी में, फॉस्फेट कितना है, पैराथायरॉयड हार्मोन कितना है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज़ हुआ होगा, रेडियोग्राफ्स से पता चलेगा, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन विद रिकेट्स, रिकेट्स के जो बच्चे होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया होती है लेटर इन लाइफ। ज़ाहिर एडल्ट्स को फिर जब एडल्ट्स हो जाते हैं उनको फिर हम रिकेट्स तो नहीं कहते, उनको फिर ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। बट नॉट एवरी पेशेंट विद ऑस्टियोमलेशिया है रिकेट्स इन चाइल्डहुड। समझ आ गई? ज़रूरी नहीं है कि हर ऑस्टियोमलेशिया वाले को बचपन से ही रिकेट्स था, लेकिन हर रिकेट्स वाला बड़ा हो के ऑस्टियोमलेशिया होगा।